यहीं से चलते हैं फजील साहब, इसी से बात करते हैं कि अमेरिका के जहाजों के बारे में जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, और आज फिर आया है एक और जहाज उनका हवा में गिर गया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो तो अपने आप गिर गया, ईरान कह रहा मैंने मार दिया। क्या ये सियासी दबाव का नतीजा आपको लग रहा है, या वाकई इसके तो आते ही कहते हैं ना हम लोग के यहाँ, सिर मुड़ाते ओले पड़े। सर उड़ाते समझ हुए रहे पड़ हैं? गए। वही हाल अमेरिका का हो गया है। ये जहाज तो आज ही पहुंचा था, अभी लाल सागर में ही था। अभी ये हम्म। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या पारस की खाड़ी की तरफ आया भी नहीं था, लाल सागर में ही इसको मार दिया। और वो आज आज माना अमेरिका कि हाँ उसमें आग लग गई है, लेकिन वो अपनी गलती से लगी है। आज माना नहीं कि मिसाइल की गलती से लगी है। बहरहाल वो जहाज डूबने के कगार पे है, और अमेरिका का जो मनोबल है वो भी डूब गया है। एक और हम्म। आज नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि वो वीडियो भी पुराना है, और पुरानी वीडियो पे नई एडिटिंग करके आवाज डाली गई है, ऐसा हम्म। हमको लग रहा है। अभी पूरी तरह से नेतन्याहू सामने नहीं आए हैं। वो पुराना हम्म। वीडियो है, उसमें आवाज डाली गई है, कोई नई कॉपी करके आवाज डाला गया है, मतलब वो प्लांटेड वीडियो है। अब ये अमेरिका पूरी तरह से मतलब एक्सपोज हो गए, अब माफी मांग रहे हैं। फिर भी माफी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ईरान माफी मांग रहा है। अच्छा, ये हम्म। खबर आज बहुत तेजी से वायरल हुई कि जी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर दिया। हम्म। जो ईरान, सीआईए और मोसाद मिल करके हम्म। गजा में सुरंग नहीं खोज पाई कि सुरंग कहाँ है, हम्म। या कहाँ हम्म। शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम खोज लेगी? ऐसा लगता है आपको? जो हमास की सुरंग का पता नहीं लगा पाया पिछले 2-3 साल के अंदर, वो हम्म। ईरान ने कहा अपनी मिसाइल सिटी बना रखी है, उसका पता हम्म। लगा लेंगे वो। अब हम तो 3-4 बार, जब से युद्ध शुरू हुआ है 3-4 बार सुन चुके कि जी। मिसाइल सिटी खत्म हो गई, मिसाइल सिटी को ध्वस्त कर दिया गया, मिसाइल सिटी ऐसे हो गई, ईरान हम्म। घुटनों पे आ गया, ईरान माफी मांग रहा है। और हम्म। जब ये सारे घटनाएं होती हैं, 200-300 मिसाइलें तब तक इजराइल पर गिर चुकी होती। इजराइल के लोग तो भाग रहे, पैदल भाग रहे, पहाड़ों के जी। जी। रास्ते, जमीन के रास्ते, जहां जिसको जैसे मिल रहा है वो इजराइल छोड़ करके लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से इजराइल को तबाह करने का काम नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं। अब एक खबर और, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कैलिफोर्निया पर मिसाइल गिरा सकता है ईरान या रूस हम्म। या किंग जॉन। आज हम्म। सीआईए ने खुद अपने नागरिकों को आगाह किया है कि जी। कैलिफोर्निया पर ईरान की मिसाइल गिर सकती है। ये आज की खबर है। कैलिफोर्निया में खुद सीआईए ने अपने नागरिकों हम्म। को अलर्ट जारी किया है कि आप लोग सावधान रहिए, कैलिफोर्निया पे भी मिसाइल गिर सकती है, ऐसा सीआईए ने अपने नागरिकों को कहा है। अंदेशा ये जाहिर बात किया है मैंने ऐसा। शायद कल या परसों में ही हम लोग की बात हुई थी इस पर। अलास्का जी। जी। बगल में है, रूस के बगल में ही है, कैलिफोर्निया पर मिसाइल गिरेगी। तो लड़ाई जिस हद पे जा रही है ना, वो हद पार कर रहा है ईरान। अमेरिका तो बैक फुट पे आ गया है। उसको तो फेस हम्म। सेविंग, तवरेज भाई जो बोलते हैं ना कि फेस सेविंग का कोई हम्म। रास्ता मिल जाए। और जब रूस को फोन कर रहे हैं, तो पुतिन साहब सबसे पहले यूक्रेन की बात कर देते हैं कि भाई हम्म। तुम जेलेंस्की को युद्ध बंद करो, यहाँ भी युद्ध बंद हो जाएगा। उसके बाद हम्म। फिलिस्तीन की, आज आज जो है प्रेसिडेंट ईरान खुली सड़कों पर पैदल लोगों से हम्म। मिले और जुलूस में शामिल हुए, सेल्फी खिंचाई। जहां इतना हमला हो रहा है, जहां परमाणु, हाँ, पूरा उनका नेटवर्क ही ध्वस्त करने की बात अमेरिका कर रहा है, वहां ईरान के हम्म। प्रेसिडेंट सड़कों पर खुले आसमान के नीचे लोगों से मिले जुले। और ये जो कुछ सम्मेलन जो होता है ना ईरान के अंदर, ये फिलिस्तीन जी। की आजादी के लिए होता है। आजादी के लिए ये होता है, फिलिस्तीन सही बात। आजादी के लिए होता है। आज उसका डे था, आज खुली सड़कों पर लाखों लोग उतरे और याद किया इसको, फिलिस्तीन डे को याद किया। और राष्ट्रपति जो है वो सबसे हाथ मिलाए, इस वजह से आज जो युद्ध हो रहा है, सिर्फ जी। अमेरिका वर्सेस इजराइल वर्सेस ईरान भले ही हो रहा है, हम्म। लेकिन इसका खामियाजा
भारत में भी उठाना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें एलपीजी की लग रही हैं, पूरे देश के अंदर बुरा हाल है जी। अच्छा, नहीं होगी, फिर शुरू हो गई। इस बीच उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप अगर नाराज है तो ब्रिटेन पे नाराज है, कि ब्रिटेन ने अपना बेस अगर दे दिया होता तो 2 वारशिप हमारा बच गया होता। जिस तरह से पूरे मतलब उस पर बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर हमले हुए, उनके पास भी तो बेस था, वहां से क्यों नहीं ले ली? अगर ब्रिटेन दे देता तो क्या ब्रिटेन पे मिसाइल नहीं गिरती? 100%। कार्सियो जो उनकी जगह है जहां पे उनका वो तो हिंद महासागर के ही पास है, तो वहां वहां अगर वो दे देता तो युद्ध में तो ब्रिटेन घसीटा जाता। जब ब्रिटेन पे मिसाइल गिरती तो ब्रिटेन को भी तो उसका नुकसान उठाना पड़ता ना दुनिया के सामने। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप अगर किसी पे नाराज है तो ब्रिटेन पे नाराज है। अगर ब्रिटेन अपना बेस रनवे बेस दे दिया होता तो हमारे 2 वारशिप डूबने से बच जाते। न जाने कितने एयरक्राफ्ट खत्म हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। अमेरिका कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा है हमास की तरफ से। अभी हमास की तरफ से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तर, इजराइल की उत्तर तरफ, उधर से शुरू हो गया है। और हिजबुल्लाह लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कुछ घुस भी चुका है कुछ तक। और वो मिसाइल जो माना जाता था कि बशर अल असद के जाने से सीरिया का पाइपलाइन सप्लाई लाइन कट गया है, वो फिर से चालू हो गया। लॉन्ग रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह मार रहा है इजराइल के ऊपर। तो वो आप जान लीजिए कि ग्राउंड बैटल भी शुरू हो गई है। और ईरान का मकसद है न सिर्फ जीतना बल्कि इजराइल को जीतना। और जब इजराइल को जीत लेगा तो फिलिस्तीन तो का मसला तो अपने आप हल हो जाएगा जी। अच्छा, तो इजराइल कितना उस लिहाज से स्ट्रांग है और उसको कितना अभी मौका चाहिए मतलब खत्म होने के लिए? भोजपुरी में एक कहावत है, खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ेंगे। समझे आप? सुने कभी आप? जी हालांकि नहीं, ये भोजपुरी तो में इसको अलग तरीके से कहा जाता है, लेकिन हम उसको हिंदी में कह रहे हैं कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही अच्छा। बिगाड़ेंगे। इजराइल उसी काम में लगा हुआ है। उसको पता है कि हम ईरान तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके पास मिसाइल प्रोग्राम बहुत कमजोर है, एयरक्राफ्ट ज्यादा है। उनका जो लड़ाई लड़ने का जो तरीका, उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया वो आयरन डोम, थर्ड सिस्टम और एयरक्राफ्ट के थ्रू हमला। जब भी उन्होंने ईरान पे हमला किया तो एयरक्राफ्ट के थ्रू हमला किया, कभी भी मिसाइल उन्होंने नहीं भेजा यहाँ से इजराइल से। उनके पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है लॉन्ग रेंज मिसाइल की। वो जब भी मिसाइल मार रहे हैं एयरक्राफ्ट के थ्रू मार रहे हैं। इसलिए इजराइल जो है उसके पास जो मिसाइलें हैं वो तो मार ही रहे, लेकिन एयरक्राफ्ट के थ्रू वो जाते हैं और एक साथ 50, 60, 100 इस तरह के फ्लीट भेज करके और हमला करके आते हैं। लेकिन इधर चूंकि एयरफोर्स मजबूत हुआ है ईरान का भी, तो वो भी अपना जहाज उड़ा करके और दौड़ा लेते हैं, तो वो हमला इतना हो नहीं पा रहा है। तीसरा, इजराइल के पास जो है आईडीएफ, देखिए ईरान अभी शुरू किया लड़ाई, समझ रहे हैं आप? अभी तक वो अपने प्रॉक्सी के थ्रू लड़ रहा था। इजराइल पिछले 3.5-4 साल से लड़ रहा है, भयंकर लड़ाई लड़ा है, इधर हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ और फिर ईरान के साथ। तो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो थक गए। उनकी सेना अब सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। बहुत से लोग तो पोस्ट छोड़ के भाग गए, कुछ लोग नौकरी छोड़ के भाग गए, कुछ लोग इजराइल छोड़ के ही भाग गए आईडीएफ के। और आईडीएफ के पास एक पूरी दुनिया से अलग हट करके एक सिस्टम था, पिज्जा बर्गर सेना हम उसको बोलते हैं, जो वक्त पड़ने पर बुलाया जाएगा। उनके पास अपनी सेना 80,000 ही, 60,000 या 80,000 ही, 1 लाख है। बाकी वो सेना को पब्लिक में से बुला लेते हैं। अब मान लीजिए मैं एनसीसी कैडेट था, जब उस वक्त ट्रेनिंग, चीजें करना, फिटनेस, इन सारी चीजों पर ध्यान होता है। जो परमानेंट सोल्जर्स होते हैं उनको परमानेंट ट्रेनिंग, परमानेंट फिटनेस, परमानेंट दौड़ भाग करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको परमानेंट युद्ध के बारे में बताया जाता है। अब कोई नौकरी कर रहा है 10 साल से, कोई 15 साल से, किसी को 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना भारी पड़ रहा है, वो किसी को 1 माला सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, उसको आप
18 किलो का राइफल दे करके कहेंगे जाओ युद्ध के मैदान में, तो लड़ पाएगा? अब ऐसे सोल्जर्स को उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए एक फिगर दिखाते थे कि मेरे पास 4 लाख सैनिक, लेकिन एक्चुअल सैनिक तो उनके पास 1 लाख ही है ना। अब ये बेचारे जो कभी ट्रेनिंग नहीं किए, जो 10 साल पहले ट्रेनिंग किए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, वो अपना नौकरी वोकरी कर रहे थे, अब उनको बुलाया जा रहा है कि साहब आपको लड़ना है। उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, ना फिटनेस है, ना उनके पास कोई तजर्बा है। अब उनको आप बंदूक दे करके भेज दे रहे हो लड़ाई के मैदान में, वो मारे जा रहे हैं या तो भाग जा रहे हैं। दो ही चीज है। आईडीएफ के पास और उनके आर्मी चीफ ने लगातार 1 साल 2.5 साल से कह रहे हैं कि इस लड़ाई से हम लोग को कोई फायदा नहीं है, हम लोग मारे जा रहे हैं। तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आईडीएफ से। इजराइल की जो आईडीएफ है उनको सपोर्ट नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं बिल्कुल। लड़ाई लड़ते लड़ते 3 साल 4 साल हो गया, वो थक चुके हैं। अब वो ईरान की इतनी बड़ी जंग, जहां पे 1000 टन का वार हेड लेके मिसाइल आ रही है, वो जब गिरता है ना पूरा शहर हिल जाता है। पूरा 1000 किलो 1000 किलो का बम जब गिरेगा तो समझिए कि कम से कम 200 किलोमीटर तक जमीन हिल जाएगी। अब वो उस परिस्थिति में जहां तोप का, हिजबुल्ला जब तोप चलाता था ना, उसको टैंक से लड़ाई लड़ता है हिजबुल्ला, तो जब वो तोप चलती थी तो बेहोश हो जाते थे आईडीएफ के सैनिक, कि इतनी ऐसी आवाज ही नहीं सुने थे। वो 1000 किलो का जब वारहेड गिर रहा है तो कोई रुकेगा वहां पे? जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, आम आदमी, वो तो भाग जा रहा है वहां छोड़ करके। इसलिए जो है इजराइल के पास सिवाय वेस्टर्न मीडिया को कुछ भी बोल दो और कुछ नहीं है, वो बोल रहे बस। बाकी उनके पास आईडीएफ का बैकअप बहुत कमजोर है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, इधर हमास से लड़ेंगे, इधर ईरान तक पहुंच कैसे पाएंगे? 200 चूहेदानी बोले थे ना, आपको याद है? 200 डेल्टा कमांडो आए थे, तो वो 200 नहीं थे ज्यादा, लेकिन पहले 200 गए, वो पकड़ लिए गए, बाकी लोग भाग गए। तो 200 कमांडो को ईरान ने पकड़ लिया। ईरान, किसी ने अमेरिका को गलत, प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी ने गलत राय दे दी कि ईरान खत्म हो गया है। इन्होंने अपने 200 कमांडो को भेजा, सोचा वेनेजुला है, मादुरो को पकड़ लाओ। उसी तरह ये सोचे, इनसे कहा कि तुम जाओ और यूरेनियम, जो इनरिच यूरेनियम है, उसको चुरा लाओ। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन लोगों को भेजा था, लेकिन हो गया उल्टा। वो तो सब चूहेदारी में जाके फंस गए, सबको एक साथ पकड़ लिया और पकड़ के उनको जेल में डाल दिया है। अब उनको छुड़ाने के लिए दुनिया के सामने कल को अमेरिका कहेगा ना कि भाई मेरे आदमी को छोड़ दो, तो बताना तो पड़ेगा कि हमारे 200 डेल्टा कमांडो पकड़े गए हैं। जी, बहरहाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस सवाल इसमें एक और था, वो मैं बाद में फिर कभी करूंगा, लेकिन अभी चलते थोड़ा सा गाजा की तरफ। गाजा में हमास की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? उनका आने वाले दिनों में कितनी अहम हो सकती है? ईरान से रिलेटेड करके देखा जाए या फिर इंडिविजुअल देखा जाए, दोनों हिस्सों में क्या क्या उनके हालात बन सकते हैं हमास के? नहीं, अभी तो हिजबुल्ला को शुरू किया गया है, इधर से हमास भी घुसने की कोशिश करेगा। अभी इजराइल को थोड़ा और कमजोर होने दीजिए, इसके बाद ग्राउंड बैटल में दोनों का बहुत बड़ा रोल है। ईरान नहीं आएगा उतना दूर से, ईरान बैकअप करेगा इनको। हो सकता है कि अपनी सेना भेज दे या, लेकिन हिजबुल्ला और हमास, इन दोनों तरफ से, देखिए इजराइल के जो ना, एक तरफ तो अरब है, एक तरफ हिजबुल्ला है, एक तरफ हमास है, एक तरफ समुंदर है। तो समुंदर के खतरे को भी भापना है कि कोई समुंदर से ना आ जाए, सीधे तेल अवीव में ना घुस जाए। दूसरा, उसको अपना बॉर्डर एरिया भी संभालना है। भाई जॉर्डन के रास्ते से भी तो लोग घुस सकते हैं ना। ठीक है, जॉर्डन बादशाह अमेरिका का फेवरेबल है, लेकिन जॉर्डन की आवाम थोड़ी अमेरिका की फेवरेबल है। वो तो घुस सकते हैं जॉर्डन से तेल अवीव की तरफ सीधे। तो ये सारे खतरे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल इस बात को समझ रहा है। अभी जब ईरान बड़ी बड़ी मिसाइलें मार रहा है, अभी थोड़ा सा और चीजें को क्लियर हो जाए और थोड़ा इजराइल झुक जाए, उसके बाद ग्राउंड बैटल शुरू होगी, जमीनी जंग शुरू होगी, और वहां आईडीएफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पूरा इजराइल कब्जा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, बहरहाल सवाल मेरा भी जो है यही था, इत्तेफाक है तब से और अभी तक। नया जहाज आज ही पहुंचा था, इस बीच कहाँ उनके ऊपर हमला हुआ है? और जो भी हमले हुए हैं वो सब एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रहे हैं और वो इजराइल से उड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इजराइल का भी एयरबेस मौजूद है, वो कई बार उड़ने की उन्हें भी दे दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, अरब देश अब किस तरफ
क्या करना चाहेंगे, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अब बहरीन के किंग तो भाग गए छोड़ के बहरीन को, जी। तो अभी आने दीजिए, अभी तो 1 विकेट गिरा है ना, ऐसे ही कई विकेट गिरेगा अभी। ये खामोशी देखिए आप, खामोशी जो है किसी तूफान की अलामत होती है। जी। खामोशी भी तो देखिए कितना है अरब देशों में, दुबई से ले लीजिए, कोई रेटिलेट कर रहा है ये लोग, इनको पता है कि गलती हमने की है। चाहे कतर को देख लीजिए, कुवैत को देख लीजिए, गलती इन्होंने की है ना, ये अमेरिका के भरोसे बैठे रहे ये लोग। अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका हमारी कितनी मदद कर, अभी तो ईरान से मसला है तो कोई मदद नहीं, किसी दूसरे कंट्री से अगर हमला हो जाए, भाई अरब के पास तेल है, तो बहुत से लोग चाहते होंगे कि भाई हम भी कब्जा कर लें, एक आध शहर हम भी कब्जा करके तेल निकाल लें, हो सकता है ना। मान लीजिए कोई सोचे कि भाई सब कब्जा ही कर रहा है तो एक आध शहर हम भी चल के कब्जा कर लें, कम से कम तेल तो निकलेगा कुछ है। जब राजा के पतन के कारण, हम लोग जब बच्चे थे और पढ़ते थे छोटी क्लास में, जी। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि राजा के पतन के कारण सबसे पहला सवाल इतिहास में आता था कि राजा के पतन के कारण लिखो। तो सबसे पहले वो कहते थे हमारे गुरुजी कि पहला लाइन लिख देना कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ चुका था। समझ रहे आप? पहला आंसर है कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर पड़ चुका था, क्षेत्रीय छत्रपों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। ये 2 लाइन तो पहले लिख दो हेडिंग, और उसी में अपना भर दो, काम तुम्हारा चल जाएगा। तो वही हाल अरब देशों का है। अरब इस वक्त देखिए कितनी खामोशी है, कोई बोल नहीं रहा है। न तो अमेरिका से, बल्कि अमेरिका के खिलाफ तो लोग बोल भी रहे, ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे। टर्की ने भी अपना दे दिया बयान कि हम सब एक हैं, हम न शिया हैं, न सुन्नी हैं, मुसलमान हैं। ये सब चीजें जो है बहुत पॉजिटिव जा रही है मिडिल ईस्ट के लिए। आने वाले वक्त में ये लड़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद सब लोग बैठ करके कुछ नई चीज पे बात करेंगे और नया रास्ता निकालेंगे, नया तरीका बनाएंगे। जी।